बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। आज एक और बड़ा मामला है, उसके ऊपर बात करेंगे और यकीनी तौर पर यह भी मफादात आमा का ही मसला है। इस वक्त आटे की अगर बात करें तो इसकी किल्लत पैदा हो चुकी है, चूँकि महकमा फ्लोर मिल्स को महकमा जो है वो फ्लोर मिल्स को 3000 रुपये फ़ी मन गंदम का कोटा जो देता था वो ख़त्म कर दिया गया। इस वक्त अब गंदम आम मार्केट से 3500 रुपये मन ख़रीदना पड़ रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है। बहरहाल इसके ऊपर उनका मज़ीद कहना है कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा कैसे फराम कर सकते हैं, ये उनका कहना है। और ज़राए कहते हैं कि बाज़ार में सरकारी आटे की अगर बात करें 10 और 20 किलोग्राम वाला थैला दस्तयाब ही नहीं है, जो कि हम मामूल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करना होता है और हर घर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कोई ना कोई यहाँ पर जो है वो इशू बन जाता है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मज़ीद कहना है कि बाज़ार में 15 किलोग्राम का आटे का थैला 1500 रुपये से और 1600 रुपये में दस्तयाब है, और ये पहले कितना दस्तयाब था इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और ये क्यों ऐसा मामला आया, वजह पीछे क्या है, वजूहात क्या है, आटा क्यों नायाब हो रहा है और महकमे का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी अशरफ मुतासिफ, वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में, और साबिक मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिफ रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि साथ हैं। सबसे पहले अशरफ मुतासिफ, ये क्या मामला है, कोई ना कोई इशू बन जाता है। अब तो पेट्रोल का भी एक दफ़ा फिर जो है वो बाज़गश्त है कि महंगा होना है, और साथ साथ आटा भी उस तरह दस्तयाब नहीं है। तो अंदर की बात बताएं ताकि मेरे नाज़रीन को भी पता लगे कि ये मामला है क्या। मेरे साहब, अंदर की बात तो ये है कि जब भी किसी फसल जो है वो नई फसल आनी होती है, आ रही होती है, तो उस वक़्त चाहे चीनी हो, आटा हो, कोई भी हो, इस तरह से हमारी फसल तो वो कीमतें कंट्रोल में नहीं रहती। यही वजह है कि अब आटे की कीमत कंट्रोल में नहीं है, और आटे की कीमत कंट्रोल में ना होने का मतलब है कि गरीब जो है उसके बच्चों के लिए मसला बनेगा दो वक्त की रोटी का। गरीब के ऊपर उसकी जेब पे माली बोझ बढ़ जाएगा। अब जो मेरी जो खबर है या मैंने जो पता किया है वो ये है कि नई गंदम की ख़रीदारी की तरफ चूँकि इंतज़ामिया की तो जो ज़्यादा है उस तरफ लगी हुई है। इस वजह से यहाँ पे जो मार्केट के अंदर है वो 10 किलो का और 20 किलो का जो आटा था सरकारी, वो दस्तयाब नहीं है। अगर कहीं किसी के पास दस्तयाब था तो उन्होंने छुपा लिया है, उसकी पैकिंग जो है नहीं वो उस तरह से रहने दी, और वो जो है वो ज़रा महंगा बेच रहे हैं। उसकी वजह जो फ्लोर मिल को जो आटा दिया जाता था, जो कोटा दिया जा रहा था, वो 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम का जो दी जाती है। बंद क्यों किया गया है? वो इसलिए कि नई फसल आ रही है। मैंने बताया ना कि वो जो ज़ख़ीरा होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे जो बचा स्टाक होता है, ख़ास तौर पर रखा होता है, रिज़र्व में जो स्टाक पड़ा होता है, उसमें कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो उस तरह से सप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन महकमा फूड जो है वो तो क्लेम कर रही है कि हो रहा है, और मेरे पास जो इस वक्त महकमा फूड की जो इतलात आ रही हैं, जो डीजी फूड हैं अमजद हफीज़ साहब, उनका कहना है जी कोई किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि बाज़ार में हमारे कैमरामैन भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, वोटर भी गए हैं, बाकी चैनल के भी जा रहे हैं, उन्होंने जाके देखा कोई नहीं है अवेलेबल। अब जो हफीज़ साहब हैं, अमजद हफीज़ साहब, उन्होंने जो इतलात भेजी हैं, उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को लाखों थैले जो आटे के सप्लाई किए गए हैं बाज़ार में। लाहौर में मजमूई तौर पर 10 किलो के मुसावी 2,92,044 आटे के थैले जो है सप्लाई किए गए। इसी तरह उनका कहना है कि मार्केट में 10 किलो आटे का जो थैले हैं वो 21,143 हैं। 20 किलो के आज का जो बात करें, मतलब एक दिन का 18,074 है, और 15 किलो के आटे के थैले जो 1,56,502 हैं। अब ये दो सरकारी थैले तो चले समझ आती है ये गवर्नमेंट के हैं, 15 किलो का ये कहाँ से सप्लाई कर लिया इन्होंने? ये तो प्राइवेटली तौर पे सप्लाई किया जाता है, और ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर मिले जो हैं वो 15 kg का उन्होंने बनाया हुआ है। अब अगर उस तरह से इसकी बात करें तो जो सरकारी आटे का 10 किलो का थैला था वो था 905 रुपये में, और जो 20 किलो का था वो 1820 में 10 में था। तो इस तरह से अब वो उसकी कीमत लगाई जाए, अगर 15 kg की तो वो बनती है तकरीबन 350 1350 रुपये। लेकिन अब वो जो है इस वक्त बाज़ार में अगर दस्तयाब है तो वो है 1500 1600। और सबसे ख़तरनाक जो बात यह है कि बगैर किसी इजाज़त के जो तनूर माल कर उन्होंने रोटी की कीमत बढ़ा दी है। अब रोटी जो थी वो 14 रुपये सरकारी कीमत थी उसकी, वो पहले ही 15 बेचते थे, अब उसको उन्होंने 17 रुपये कहीं पे, और कहीं पे उससे 18 रुपये, कहीं पे 19 है, और ये मुख्तलिफ रेट मिलाएँ तो 17 से लेके 20 रुपये तक अब रोटी दस्तयाब है। यानी कि एक रोटी की कीमत में 6 रुपये इजाफा कर लिया गया, और 14 में आप 6 का हिसाब लगा लें कितने फ़ीसद बढ़ जाता है। तो यहाँ दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना सारा सिलसिला है।
और गरीब जो है बेचारा वो देखता है ऐसे कि किसकी माँ को बासी कहें, किधर जाएं, किसको आज जाके फरियाद करें। गवर्नमेंट कहती है हम तो रिलीफ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जैसे आप पेट्रोल की बात कर लें, जो तनूर मालकान है उनका मौका बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा जी ये जो जब रोटी 14 रुपये की थी उस वक्त 255-56 रुपये में हमें वो पेट्रोल मिलता था और इसी के 10-12 रुपये के फ़र्क से डीजल मिलता था। अब डीजल की कीमत जो है 400 के करीब चली गई है और पेट्रोल भी इसी तरह से बिक रहा है। उन्होंने कहा जी LPG पहले हमें सस्ती मिलती थी, हमें 300 रुपये से नीचे मिलती थी, अब वो 450-500 रुपये में ख़रीद रहे हैं। वो कहते हैं जी मुझे ये बताएं कि ये दोनों चीज़ें अगर महंगी होगी तो अशिया खुरोनोश कैसे सस्ती हो जाएगी? आटा भी महंगा होगा, बहुत महंगी हो जाएंगी। आटा भी महंगा हो जाए। वो कहते हैं 20 में भी वारे नहीं खाती। जब उनसे बात की गई तो वो कहते हैं जी 25 रुपये की रोटी हम लेके जाएंगे, बेचेंगे। और जो इनके 2 मुज़ाकरात हुए ज़िले इंतज़ामिया से, जो ये मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है, वो नाकाम हो गए। ये कीमत बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अवाम की जो आओ बकाया उसको रोकने के लिए वो कीमत बढ़ाना नहीं चाह रहे। और ये कहते हैं बताएं फिर कैसे हम सर्वाइव करेंगे? भाई वहाँ पे मजदूर रखे हुए हमने होटलों पे, बाकी जगहों पे बिजली का बिल है, बाकी बिल है, ये पानी, ये मसाला जात, कैसे हम जो है आपको 14 रुपये की रोटी बेचें अवाम को? तो ये इस वक्त मसला बना हुआ है और आने वाले दिनों में अगर ये मसला हल नहीं होता तो मजीद महंगी होगी। बिल्कुल ठीक है। आसिफ रजा साहब क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए हमेशा तो सरकारी गलती का जवाब तो सरकारी गंदम का इजरा बंद हो गया। सरकार सारा साल गंदम नहीं देती। सरकार अप्रैल तक गंदम देती है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर या अक्टूबर में जाके सरकारी इजरा शुरू होता है। नॉर्मल ईयर्स के अंदर ये होता था कि जो सरकारी रेट होता था इजरा का वो ओपन मार्केट से ज्यादा होता था जी। आप पिछले साल देखें कि गंदम जो है वो कम रेटों पे थी, तो उसी तरह आप देखिए कि आटे की प्राइस भी 1300 रुपये थैले की हो गई थी 20 किलो की। ठीक। अब गवर्नमेंट का रेट 3500 रुपया है खरीदारी का, जो एग्रीगेटर्स के थ्रू गंदम खरीदारी होनी है या किसानों को जो रेट दिया गया है। तो 3000 वाली गंदम 3500 पे चली गई। जब ये 500 रुपये का इजाफा आएगा तो लाभ वाला उतना ही इजाफा आटे की प्राइसेस में भी आएगा। अब अगर इससे हम ये कहें कि 3500 में गंदम लेके तो कोई बंदा 3000 रुपये की गंदम के हिसाब से आटा दे तो ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब गंदम की रिलीजेस सरकारी तौर पे बंद हुई तो जो ओपन मार्केट में गंदम की जो प्राइस है उसकी मुनासबत से आगे आटे की प्राइसेस चल रही हैं। और यही वजह है कि 15 किलो का थैला जो अभी आपने आदाद शुमार बताए कि फूड डिपार्टमेंट ने दिए, वो आप देखें 1.5 लाख से ज्यादा अराउंड जो सा है वो 15 किलो का थैला मार्केट में आया। और 20 किलो और 10 किलो की क्वांटिटी जो सी है वो इन कंपैरिजन कम है क्योंकि वाइबिलिटी नहीं। और जहाँ तक रोटी की बात की है, देखें रोटी जो सी है वो 14 रुपए की थी, तो आटे की प्राइसेस में जो इफेक्ट आया उसका इतना बड़ा इफेक्ट रोटी पे नहीं बनता। वो हार्डली 25 पैसे रोटी के ऊपर इफेक्ट है। लेकिन जो LPG या बाकी चीजें जो कंज्यूम हो रहे हैं उनका इफेक्ट अपनी जगह पे है, मैं उस पर डिबेट नहीं करता। लेकिन जो आटे की प्राइसेस हैं उस हिसाब से रोटी के ऊपर मैक्सिमम भी अगर फर्क आए तो 50 पैसे का आएगा, लेकिन बाकी चीजों का इफेक्ट ज्यादा है। लिहाजा वो आटे के अंदर जो 3500 वाली गंदम है या 3600 में लाहौर में मिल रही है और 3900 या इस तरह की प्राइसेस में अगर पिंडी में मिल रही है या जनूबी पंजाब में 3500 में है, उसका इफेक्ट इतना नहीं है जितना तंदूर मालकान ने इस रोटी के का इफेक्ट डाला है। तो पहले भी आप देखें तो 14 वाली रोटी 14 में नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर ही दे रहे थे। अब भी वो उनकी अपनी मनमानी है, वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि जो अपना गैस है उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो एक शीट बनी हुई इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की वर्किंग थी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उसकी वर्किंग के बाद सेटल हुआ था रेट, उस रेट को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि आटे की वजह से, तो आटे की वजह से हम डिबेट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट हार्डली पैसों में है, रुपयों में भी नहीं। तो ये अगले आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बहरान होगा? देखिए बहरान नहीं है भाई। अगर हम इसको ये देखें कि जिस तरह 3000 वाली गंदम
अगर इजराई 3500 में या जिस तरह पहले 3900 में खरीदी जाती थी उस प्राइस पे हो रही होती तो आज 3500 में खरीदते तो रेट कम हो जाते। लेकिन क्योंकि किसान पिछले साल पिसा है, किसान को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिकेटिव प्राइस 3500 दी और एग्रीगेटर जो उनसे हैं वो 3500 में सरकार के लिए गंदम खरीद रहे हैं और फ्लोर मिल्स को भी बाउंड किया गया है कि वो 3500 की गंदम लें ताकि किसान को सपोर्ट किया जा सके। तो इस वजह से नहीं तो 3500 की आप कैसे जो है वो खरीदेंगे, नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्यों होगा? देखिए 3500 में किसान ने जो गंदम लगाई है तो हमें तो 3500 में हम लेंगे तो आटे का रेट उसी मुनासिबत से है ना जी। अगर अगले साल गवर्नमेंट इशू करेगी सरकारी तौर पे जो खरीदारी होगी अगर वो कम करेगी तो उसके अगर 3000 में इशू करती है तो 3000 में 1800 में आटा मिलेगा। लेकिन इस दौरान जब नई फसल आती है तो कभी भी गवर्नमेंट जो उनसी है वो सरकारी गोदामों से गंदम का इजरा नहीं करती। यही वजह है कि इस टाइम पे जो प्राइस के अंदर आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं या 10 किलो या 5 किलो ग्रीन थैला अवेलेबल नहीं देख रहे तो उसमें कमी की बायस वजह ये है। आटे की कोई कमी नहीं है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं, आपको अवेलेबिलिटी है आटे की 15 किलो के अंदर। अगर गवर्नमेंट ग्रीन थैले का रेट ओपन कर दे तो वो भी मार्केट में नहीं, आटे की कमी नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है? देखिए पॉलिसी हमेशा से इस दौरान ओपन होती है, जो गंदम की प्राइस होती है उस रेट पे आटा अवेलेबल होता है। कभी भी मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में सरकारी गंदम का इजरा नहीं हो रहा होता और मार्केट में जो गंदम की प्राइस होती है उसकी मुनासबत से आटे की प्राइस सेटल हो रही होती है। पिछले साल अगर गंदम कम हो गई थी तो आटे की प्राइसेस कम हो गई थी। इस साल अगर गंदम की प्राइस ज्यादा है ओपन मार्केट में तो उसकी मुनासबत से आटे की प्राइस सेटल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अशरफ मुतासब, बात आपने सुन ली है, आटा भी दस्तयाब है और वो तो कह रहे हैं कि इन दिनों में ऐसे ही होता है। हाँ, मतलब माजी में भी ऐसे रहा है कि चूँकि ये 1-2 महीने ख़रीदारी के होते हैं, अगर गवर्नमेंट खुद भी गंदम खरीदती थी तो हाल होना ये चाहिए था कि जो ज़ख़ीरा को यानी हमारा स्टॉक होता है, पड़ा हुआ स्टॉक जो हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा होता है, उसका पहले से इनको होना चाहिए कि हर साल होता है तो बढ़ा लें, उसको ज़्यादा ख़रीद लें ताकि जब ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो फिर ये इन दिनों भी आटा जो है सरकारी सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब ये कि नहीं है तो जिस वजह से इन 2 महीनों में तो फिर अवाम महंगा ही खरीदे। अवाम फिर रहमो करम पे होगी, मार्केट की जो फोर्सेज हैं जो कीमत तयन करेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आटे की कीमत में इजाफा होगा और फिर उसके बाद अगर ये दिखाए रोटी की कीमत में इजाफा होगा। जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है कि अपना हरम जो है उसकी नाकाबंदी 2 जगहों से हो गई है। पहले एक जगह से थी, ईरान ने की हुई थी, लेकिन हमारा तो उसमें कोई चीज़ रुक नहीं रही थी, पेट्रोल जो है डीजल है धड़ा आ रहा था। बल्कि यहाँ तक भी इजराइल ने कहा है कि जब जिस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लग जाता था वो रुकते ही नहीं थे, चाहे वो जिस तरफ भी जा रहा हो तो आ जाता था वो। तो जब सिर्फ अब मसला ये है कि वहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं पीछे से डीज़ल की, पेट्रोल की, यानी क्रूड ऑयल जो है वो $110-15 पे चला गया, जो कि 60-65 पे होता था जब ये मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत 255 रुपये होती थी उस वक्त की बात है। अब उससे देखें ना डबल हो गया, उससे 100% से भी ज़्यादा महंगा हो गया। तो यकीनी बात है फिर गवर्नमेंट पहले से थोड़ा डालेगी। ये सब्सिडी का ऐलान तो किया इन्होंने गवर्नमेंट ने कि मोटरसाइकिलों को देंगे सब्सिडी। हमेशा आटे की अगर बात करें तो सब्सिडी तो देती आ रही है। पहले तो वो खुद खरीदती थी, बैंकों से वो कर्जा लेती थी, उसके सूद के पैसे भी देती थी, किराया भी उनके पास से जाता था, फिर उसके बाद किराए के साथ वो जो है सूद के पैसे भी जाते थे और बाकी चीज़ें जो है वो भी मैनेज करती थी। लेकिन अब उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दी, प्राइवेट कंपनियों को दे दी है ये ठेके, वो खरीदेंगी, सरकारी गोदाम उनको दिए ताकि उनको जो उनका होता है कि वो इसको स्टोर कहाँ करेंगे, फिर रखेंगे, फिर और मसले और उसके किराए देंगे, वो किराया नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा बारदाना भी सरकार ने दे दिया उनको ताकि किसान को वो बारदाना मिल सके फ्री में सॉरी, तो वो जो है वो मसला ना बने। लेकिन बात ये पहला तजर्बा है, ये तजर्बा किया जा रहा है। अब ये जब गंदम खरीद ली जाएगी, 2-4-5 महीने गुजर जाएंगे, फिर सूरत हाल वादे होगी कि ये वाला तजर्बा कामयाब है नहीं कामयाब। हुकूमत एक्चुअली इससे निकलना चाहती है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए। इतनी गंदम
ख़रीद के पंजाब में रखने का और फिर उसको सेव करने का। और आपको पता है कि हमारी जो सरकारी बाबू अफसर हैं वो करते क्या हैं गंदम के साथ, गंदम जो अंदर खाते बेच देते नहीं तो फिर बोरी में आपको क्या सेक्टर निकलता है? के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। हाँ, अब ये प्राइवेट सेक्टर पे चेक एंड बैलेंस होगा ताकि वो गंदम सही रखे, सही जगह पे पड़ी हो। हमारे तो पहले ये होता था ओपन गोदाम भी होते थे, उनके ऊपर तरपाल डाल दी, रख दिया, पानी पूरी की वजह से स्लाब वो जो नमी आती है उसकी वजह से वो गंदम ख़राब हो जाती थी, वही पीस के दे देते थे फ्लोर मिल को, पीस उसके दूसरे गंदम के साथ वो हमें खिला रहे थे। अब ये देखना है कि ये जो नया तजर्बा इन्होंने किया है इस दफ़ा कि एक प्राइवेट कंपनियों को ये ठेके दिए हैं उन्होंने या उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी हैं कि आप गंदम खरीदें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गोदाम देंगे, इसके अलावा मार्कअप में भी शायद कोई थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा हो जाए, दे दें, क्योंकि इतनी बड़ी बल्क में जो ख़रीदारी करनी है वो बैंकों से कर्जे लेके ही करते हैं। गवर्नमेंट भी यही करती थी, हालांकि गवर्नमेंट के पास अपने भी पैसे होते हैं, लेकिन वो उससे फिर ये होता था कि कोई 600 से 700 अरब रुपया जो है वो सालाना या इससे भी ज़्यादा जो है वो खर्च हो जाता था, यानी उसके ऊपर जो सूद देना पड़ता था, गंदम बैंकों से लेकर खरीदी, असलदार था उसका, फिर उसकी सप्लाई के दौरान यानी किराया देना पड़ता था और चीज़ें थी वो सारी देनी पड़ती थी। अब ये तो थोड़ी बहुत सब्सिडी देंगे और 3500 रुपये गंदम का रेट भी इसीलिए उन्होंने रखा है ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। काश्तकार हैं, हुकूमत है, वो प्राइवेट का जो जिनको दिया ठेका, जिन्होंने गंदम खरीदनी है, ये विन विन सिचुएशन रहे। लेकिन ये मैंने बताया कि 2-3 महीने कम से कम लगेंगे इस तजर्बे को, जब गंदम खरीद ली जाएगी, जब सप्लाई शुरू होगी, कि उसके अंदर वाकई ईमानदारी रहती है नहीं रहती, क्योंकि नीतों का फतूर भी बहुत ज़्यादा है। हर बंदा चाहता है को रातों रात अमीर हो जाए, चाहे वो सरकारी मुलाजम है, चाहे वो प्राइवेट बंदा है, चाहे वो कोई कुछ भी है। आप अक्सर देखते हैं कि गोदामों के अंदर वो बड़ी बड़ी गंदम ख़राब होती थी, बाद दफ़ा बोरियों के अंदर रेत भर दी जाती थी, गंदम थोड़ी सी डाल के बाकी बेच दी जाती थी। अंदर खाते बहुत कुछ होता था, गंदम स्मगल बहुत होती थी, अफगानिस्तान जाती थी। अब तो वो भी मसला नहीं है। गंदम इस वक्त जो फसल हुई है बम्पर क्रॉप है, कम नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इसको ज़रा बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो आप जो हमारे मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं इस वक्त जहाँ पे मसला बना हुआ है, वहाँ खुराक का मसला आइटम जो है, क्योंकि वहाँ तो पैदा नहीं होती कोई भी चीज़, जी जी, तो आप उसको सप्लाई भी यानी आप उसको बरामद भी कर सकते हैं और डॉलर कमा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप गंदम की मसनूआत जो तो प्रोडक्ट्स हैं आटे तो की, आपको पता है कि पिछले सालों में यूक्रेन से मंगवाई थी, तो हम इतनी कैपेसिटी है कि हम किसी मुल्क को दे सकते। ये देखिए मैं पहले कहा जी, नीयत का फतूर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हुक्मरान है हमारे, चाहे वो हमारी शराफिया है, चाहे वो हमारे जागीरदार है। जब ये नीयत का फतूर होता है, दादोशुमार गलत हो जाते हैं। आपको पता है शुगर मिल मालकान ने ये कहा था जी हमारे पास वाफर मकदार में चीनी पड़ी है, उसके दादोशुमार दे दिए। अच्छा, ये चेक एंड बैलेंस की आपने बात की। प्राइवेट कंपनी अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक में ख़रीद लेती हैं, बाद जो फिर उसको जो है वो पूरा कब्जा कर लेती हैं, तो शॉर्टेज अगर मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? नहीं, वो उस पर चेक होगा ना, सरकारी गोदामों में पड़ी होगी गंदम, या जहाँ भी पड़ी है उसके उनको दादोशुमार सरकार के पास होंगे, महकमे के पास होंगे, महकमा फूड सिक्योरिटी एंड जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी ना। वो खरीद रही साथ, उसके साथ बैठे हुए लोग, पेमेंटें होनी है, वो भी साथ बैठे हुए हैं, तो वो जो है वो ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन मैंने वही कहा ना, मिली भगत जहाँ पे हो जाती है, नीयत में फतूर आ जाता है, वहाँ पे जाके ये सारे मसले पैदा होते हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, घी हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो। अब देखने कहा जा रहा था कि सब्सिडी देंगे मोटरसाइकिल वालों के, आप बताएं कितने के लोगों को मिली है? खाली मिली होगी, महीना हो गया पूरा, पैसे तो ले रहे हैं धड़ाधड़, वो हम खरीद रहे हैं पेट्रोल, मिली नहीं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडी उस तरह नहीं मिल रही, क्योंकि आप ऐलान कर देते देंगे, जहाँ पे लफ्ज़ देंगे आ जाता है वो फिर स्वाबदीद पे रह जाता है। आप पहले से पॉलिसी बनाएं, उसको आप बताएं अवाम को, जो मुतासरा लोग हैं जो जिनको आपने सब्सिडी देनी है उन तक वो चीज़ें इत्तलात पहुँचे, उनको पता हो कैसे जाके सब्सिडी लेनी है। अब तो बेशतर बेचारे मोटरसाइकिल वालों को तो पता ही नहीं है सब्सिडी कहाँ क्लेम करनी कैसे है, उसे मिली या नहीं मिली, और उसके अंदर इतनी चीज़ें रख दी गई। बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये मैं इस मुल्क के अंदर रहता हूँ या क्या है। अगर मोटरसाइकिल वाला है, उसका ज़ाती मकान है, तो उसे बताएं उसका कसूर क्या है। ज़ाती मकान है, सारी ज़िंदगी बना के उसने ले लिया है, ठीक, बच्चे उसमें रह रहे हैं, और वो मजदूरी करता है या वो जाके किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसकी 40-50 हज़ार सैलरी है, तो उसको देने में क्या हर्ज है? मुझे ये बताएं ना। फिर उन्होंने कह दिया कि किसी के ऊपर पर्चा नहीं हो रही, पर्चा तो नजायज़ भी हो जाते हैं, नजायज़ पर्चा हो गया, अब वो मुल्ज़म थोड़ा डिक्लेयर हो सकता है वो बरी हो जाए। तो ये चीज़ें बीच में बहुत सी ऐसी रख दी जाती हैं जिससे नुकसान होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। हमें ज्वाइन किया जी खालिद महमूद खोखर साहब, सदर किसान इत्तेहाद, उनसे भी पूछ लेते हैं
खालिद महमूद साहब, क्या कहेंगे आप? इस वक्त मार्केट में आटा महंगा बिक रहा है, बल्कि जो है वो थैले मौजूद ही नहीं है और लोग परेशान है इस वक्त। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया, मुझे ना आपने 3-4 मिनट देने हैं बात करने के लिए। जी जी। ले ले। मैं पिछले 2.5 साल से मैं बात कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एज ए इंसान होने की हैसियत से कि ज़राअत की तबाही ना फैले। उसकी वजह ज़राअत ही इस मुल्क को चला रही है। गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। गंदम की फसल अच्छी होगी, सारी फसलें अच्छी हो जाएंगी। अब हमें 2 साल रेट नहीं मिला गंदम का, 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पिछली दफा ये गंदम खरीदारी के लिए सिस्टम लेके EWR गंदम हम खत्म हो गई, लेकिन वो सिस्टम ऑन ना हो सका। फूड डिपार्टमेंट बिल्कुल उसकी नालायकी, नाहली ये शामिल थी। इस दफा इन्होंने फरमाया कि जी हम कुछ 36 कंपनियां लेके आ रही हैं, वो खरीदारी करेंगे हमारे बिहाफ पे। तो 36 की बजाय फिर काम 11 हो गई, उसके बाद फिर 14 कंपनीज हो गई, लेकिन वो कंपनीज कि बैंकों से मामला फूड डिपार्टमेंट तय ना करवा सका। नालायकी और नाहली इनकी है, काश्तकार की नहीं है। मैं जनूबी पंजाब का रहने वाला हूँ। हमने गंदम बेची है 2800 से लेकर 3200 रुपया, हालांकि हमारी जो पैदावारी लागत इससे कहीं ज्यादा थी। जिस दिन हमारा रेट हुआ 2300 रुपये, 23 तारीख को 3500 रुपये रेट हो गया, चौथी 3500, फौरी फूड डिपार्टमेंट ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया कि कोई खरीदारी ना करे। ट्रक पकड़ने शुरू कर दिया, खुद एक दाना नहीं परचेज कर सके। यानी अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने के लिए क्रैकडाउन कर दिया कि गंदम की नकल पर रुकावट डाल दी, बैनुल सूबाई पाबंदी लगा दी, ज़बानी कलामी, यानी ज्यादती की इंतहा कर दी। अच्छा, अब गंदम लोगों ने खरीद करके, जो मुझे पता चला है कि हमारे इनके ऊपर एतमाद न करते हुए इन्वेस्टर ने वो सिंध में जाके और बलूचिस्तान में और KPK में जाके स्टोर किया, फिर पैदावार कम है। अच्छा, आज गंदम का रेट पूरे पंजाब में कहीं भी 3500 से ऊपर रही है, क्योंकि ऐलानात किए हैं कि अगर इससे ऊपर किसी ने रेट पे परचेज की तो पर्चा होगा, हम जब्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पूरी तरह हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 3500 रुपए है। ये है कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। नहीं तो इस वक्त हुकूमती जो ऐलान है 3500 रुपए, इसके ऊपर खरीदारी नहीं हो रही। इस वक्त तो गंदम ही खत्म हो चुकी है। जब वो खरीदारी के लिए कंपनी जाए, गंदम तो खत्म हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है गंदम की। तो गंदम गई किधर जी? कहाँ गई? स्टॉक कहाँ गया? ये तो फूड डिपार्टमेंट से पूछे कहाँ गया जी। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तनख्वाहें हैं, अच्छा अख्तियारात है उनके पास, उनसे पूछे ना गंदम कहाँ गई है। काश्तकार ने तो मंडी में जाके गंदम सेल कर दी है। जो खरीदार है वो लेके कहाँ गया? जो इन्होंने अपनी कंपनीज बनाई थी उन्होंने खरीदारी क्यों नहीं की? बात तो ये है जी, 1 अप्रैल से इन्होंने आके खरीदारी क्यों नहीं की? कौम इनसे पूछे ना, इनसे सवाल करे। ये तनख्वाहें आपके टैक्स से ये तनख्वाहें लेते हैं ना, वो DG हो, सेक्रेटरी हो, वो सलमा भट्ट साहबा हो। देखे ना, मुझे आप एक चीज बताएं, इस पूरे सिनारियो में आपको सलमा भट्ट कहीं नजर आई है? चलो मुझे आप ये बता दें। नहीं, वो पूरे दौरे वगैरह कर रही हैं, मुख्तलिफ जो अशिया महंगी बेची जाती हैं वहाँ पे जाके वो मेडिकल जनरल स्टोर वगैरह या दूसरी शॉप्स को तो वो चेक कर रही हैं। वही काम कर रही है ना जो पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गंदम है, सबसे बड़ी आपकी क्रॉप गंदम है जी, सबसे पाकिस्तान की बड़ी क्रॉप है। मुझे उस बारे में बता दे, उनकी कोई एक स्टेटमेंट बता दे मुझे इस महीने में, किसी जगह का दौरा बता दें, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किया। अब देखें ना, काश्तकार का तो नुकसान हो गया जब उसे रेट मिला 2800 से 3200 शुरू में, जब 80% उसकी क्रॉप गई है। अगर मैं पंजाब का लगाऊं तो हमें तकरीबन उस 80% क्रॉप में से 160 अरब रुपया 3500 के हिसाब से कम मिला है। ये कौन पे करेगा? लेकिन उसका एंड कंज्यूमर को भी फायदा नहीं। जिस काश्तकार ने 2800 अभी मुकम्मल कटाई तो नहीं हुई, अभी तो जारी है। नहीं, ऑलमोस्ट हमारे जनूबी पंजाब में ज्यादा गंदम होती है, 100% हो चुकी है। अच्छा, अपर पंजाब में कुछ थोड़ी बहुत रहती है, वो भी ज्यादा नहीं रहती, बहुत मामूली सी रहती है। गंदम एंड हो चुका है जी। और स्टॉक कहाँ गया ये कुछ पता नहीं है। नहीं, स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सिंध में लोगों ने जाके स्टोर किया है। ठीक है, साथ ही रहिएगा खोकर साहब।
अच्छा मुतासिब, ये यहाँ से सिंध दीगर सूबों में लेके जाना, और अब ज़िम्मेदार तो कह रहे कि जब 3500 हुआ है तो उस वक्त तो कुछ रह ही नहीं गया था। नहीं, बात उनकी ठीक है कि भाई ताख़ीर क्यों की गई है। जब जनूबी पंजाब से यानी सिंध के, पहले सिंध से कटती है, फिर सिंध के साथ जो बॉर्डर है हमारा रहीम यार और दीगर जो अतला है, करीब करीब जो वहाँ पे गंदम की कटाई हो जाती है। और जैसे इन्होंने कहा जी पहले स्टार्ट पे हो गई थी, उसके बाद आती है वस्ती पंजाब, फिर जाती है अपर पंजाब जो हमारा जनूबी इस तरह शुमाली पंजाब है। तो ये जैसे जैसे ही वहाँ हुई गंदम की कटाई तो इनको ख़रीदारी करनी चाहिए थी। अब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि स्टॉक जो है वो जाके किसी दूसरे सूबे में वहाँ पे स्टोर कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ भी शार्टेज तो होती है वहाँ भी, तो वो बाद में जो है महंगा बिकेगा। तो ये मेरे लिए एक ख़बर ज़्यादा अहम है कि ये स्टॉक जो है बजाय पंजाब के वहाँ हो गया, जबकि बैलेंस वाई या जो तरसील है उसके ऊपर ज़बानी कलामी पाबंदी थी। वैसे नहीं लगा सकते, ना कोई लेटर जारी कर सकते, आइन इजाज़त नहीं देता हमारा कि आप इस तरह की खुराक की आइटम जो हैं उनको एक ही मुल्क के अंदर है तो आप उसको सूबों में जाने से रोकें। तो फिर होता ये है कि ये जो अदारे हैं, फोर्सेस हैं मुतलका, उनको हदायत दे दी जाती है कि ऐसे नहीं होगा, नाके लगा दिए जाते हैं। और नाके लगाने के बाद फिर आटा, जैसे होता है मादी में भी हुआ कि आटे पकड़े जाते थे, ट्रकों में ट्रक गंदम भी पकड़ लेते थे और जुर्माने होते थे, फिर वो जाके गंदम जो है जब्त करते थे या उनको उस रेट से दे देते थे। तो ये दोनों, ये मैं सामने कहता हूँ हर तरफ से ही ऐसे ही है। जब किसी जगीरदार को मौका मिलता है ना कि भाई अब मैंने लूटमार करनी है, तो वो भी कम नहीं करता। अब एक वक्त था कि जब लागत बहुत कम थी, अब 3500 रुपये है इनके मुताबिक, अगर कम है तो ठीक है, लेकिन एक वक्त था कि जब 2200 रुपये वाली गंदम जो थी 2200 में मन में बिकती थी, उठा के फ़ौरन 3900 कर दी गई थी। हालांकि उसके ऊपर उस वक्त नहीं, वो तो लागत नहीं आई कि पहले भी 2200 अरब का नुकसान हो चुका है। सुन ले मेरी बात, सुन ले ना। जब 2200 से यकदम किसी गरीब को नहीं पूछा, किसी फैक्ट्री वाले बच्चे को, या उनसे नहीं मशवरा किया कि आपके बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, तो 3900 रुपये मन पे सरकारी रेट कर दिया, 4500 में बिकती रही है, बाहर से भी मंगवाई आपने इन्होंने इसी रेट पे। उस वक्त किसी जगीरदार ने नहीं कहा जी हम नजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं, हम गंदम जो है ना हम 3900 में देंगे। उन्होंने कहा साड़ी मर्जी जनाब, असी बाहर से जो मंगवाई थी, बाहर से जो मंगवाई थी उसकी तो जरूरत नहीं थी ना, नहीं थी जरूरत, लेकिन मंगवा ली। आपको पता ही है कि कहाँ से ये चीज़ें जो चलती है। ये वो उनसे जब बात की गई जी क्यों मंगवाई निगरान दौर में, तो उन्होंने कहा जी ये जो फ्रोड मिल वाले हैं, ये जो जगीरदार हैं, इन्होंने मिली भगत कर ली थी, ये महंगा आटा बेच रहे थे, 4500 पे ले गए थे। हमने कहा फिर बाहर से मंगवा लेते हैं ताकि इनकी गंदम छुड़ा लें। वो गंदम वो भी छूट नहीं गई, और इन्होंने जो उस वक्त 2200 से 3900 के दरमियान आप पैसे लगाएं, कितने मुनाफा कमाया, और ये मालो माल हुए, रातों रात अमीर हुए। उस वक्त किसी जगीरदार ने नहीं कहा कि यार हो ये तो ज्यादा कर बैठे हम। फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है ना। अगली दफा फिर मेरी बात सुन ले खोकर साहब, मेरी बात सुन ले जी। अगली दफा क्या हुआ, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, पड़ी इनके ऊपर। वो 2200 में 1800 में 2000 में बेची, जब हुकूमत ने हाथ नहीं ले गए जी गंदम जाए। फिर ये कहते रहे गंदम क्यों नहीं खरीदते, हुकूमत खरीदे तब भी बुरी, ना खरीदे तब भी बुरी। जवाब ले लें, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हुकूमत खरीदे, कहते क्यों खरीद रहे हैं, हमारी मेहनत है। मैं जाके वहां पे बैठता रहूं दफ्तर में, वहां इनके नुमाइंदे आते रहे, बाहर उनकी गुफ्तगू सुनता रहूं मैं। वो मामे लगते ने इन्होंने, असीं कणक दी मेहनत असां कीती है, बेचांगे अपनी मर्जी ना। फिर ये पिछले साल कहो हुकूमत क्यों नहीं खरीद रही जी, मर गए जी, लुटे गए। ये सारे मिले जवाब लेने जी। खालिद खोखर साहब जी, पहली बात तो यह है कि जनाब जब बाहर से इंपोर्ट की गई थी ना, उसकी आपके नॉलेज में मैं दे दूं, इंपोर्ट करने की जो वजह थी, इंटरनेशनली यकदम गंदम का रेट डाउन हुआ था। ठीक है जी, वो किसी जागीरदार या जिम्मेदार ने इंपोर्ट नहीं की थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी ने पैसे कमाए थे, कुछ और लोगों ने पैसे कमाए थे, या बिजनेसमैन ने पैसे कमाए थे, और तकरीबन 300 अरब रुपया कमाया था। ये भी मैं आपको फिगर दे रहा हूँ जी। ठीक है जी, 35,87,000 टन बाहर से इंपोर्ट की गई, जो काश्तकार का मौशी कत्ल किया गया टोटली। हम काश्तकार हुकूमत से क्या मांगते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, कभी जागीरदार का लफ्ज आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम एक बात कर रहे हैं कि हुकूमत से सिर्फ एक बात हमारा कि हमारी पैदावारी लागत निकाल के जो इंटरनेशनल थंब रूल है 25% प्रॉफिट के साथ हमें रेट दे दिया जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक किसी जागीरदार ने पैसा नहीं कमाया, जब हमने 1800, 1900, 2000, 2100 में बेची है, तो उसके बाद जब उसका रेट 4500 गया, तो दरमियान में मिडल मैन ने, इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है। काश्तकार अपने पास नहीं रख सकता, काश्तकार के पास कोई कैपेसिटी नहीं है रखने की। मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं खुद बड़ा जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा काश्तकार जरूर हूं। लेकिन
मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मैं अपने पास गंदम रखूं ना मेरे पास स्टोर बना हुआ है जी। 99.9% किसी जिम्मेदार के पास स्टोर नहीं है जी। उसे बेचनी पड़ती है क्योंकि अगली फसल पे उसने अखराजात करने होते हैं, पिछली की उसने अदायगी करनी होती है। हमारा सिस्टम ही गलत है, हमारा सिस्टम ही खराब है। और दूसरी बात यह है कि हमारी पॉलिसी कोई नहीं है। मैं आज एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारे पास खाने पीने के लिए गंदम भी थी, फूड सिक्योरिटी भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। इस वक्त उन मुल्कों से पूछे जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं है, इस वक्त क्या हालात है। हमें अब सोचना चाहिए, जो होना था हो गया। काश्तकार के साथ सरासर ज्यादती हुई है। आने वाले वक्त के लिए सोचे, आगे एक अलीनो आ रहा है, गर्मी आ रही है, पहले हम ऑलरेडी हीट वेव में है, ऑलरेडी पानी हमारा नीचे जा रहा है, दुनिया में फूड शॉर्टेज आ रही है बहुत ज्यादा। आज आप पता करें इंटरनेशनल जो गंदम का रेट बहुत ऊपर चला गया, आपको बाहर से गंदम नहीं मिल रही। इस दफा हमारे पास तकरीबन 30 लाख टन का शॉर्टेज है, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। हमारे पास पिछला भी कोई गंदम नहीं पड़ी। जो इस मर्तबा पैदावार हुई है गंदम की, वो क्या पिछली दफा के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हमने कम है या ज्यादा है? कम है 25 से 30 लाख टन कम है जी पिछले साल से, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे, काश्तकार ने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की। देखे ना, एक मैं आपको माजरत के साथ कहूंगा कि यहाँ हमारा मुकदमा पेश नहीं होता, कभी कोई नहीं कहता आके कि काश्तकार की डीएपी की बोरी 4000 वाली 15,500 रुपए क्यों हो गई है, 5 रुपए 35 पैसे वाला यूनिट बिजली का जराई ट्यूबवेल का वो 50 रुपए पे क्यों हो गया, 2000 वाली यूरिया 4700 कुछ रुपए की क्यों हो गई है, बीज की नहीं, लेकिन शॉर्टेज तो कोई नजर नहीं आई। इससे पहले शॉर्टेज नजर आती थी खाद की। किसकी? खाद की शॉर्टेज इसलिए नजर आपको नहीं आई, मैं आपकी को पैदावार नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी आपकी यूरिया की या किसी। अच्छा, लोगों ने जहां पे 24 लाख टन आपकी डीएपी इस्तेमाल हो रही थी, वहां 12.5 लाख टन इस्तेमाल हुई है। कम बैलेंस यूज ऑफ जी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं हुई ना। देखो ना, हमें टेक्निकल ये बातें बैठ के डिस्कस करना चाहिए। खोकर साहब, कौन सी ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जाए? आप क्या चाहते हैं कि ये मामला सारे ठीक हो जाएं? सर देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि काश्तकार को और कुछ ना दे, उसकी पैदावारी लागत जो पूरी दुनिया करती है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात है, पूरी दुनिया जो करती है पैदावारी लागत, उसके साथ 25% प्रॉफिट उसकी फसल का ये तय कर दे। ये उससे काश्तकार ज्यादा रेट पे ना बेचे, बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा रेट बिके। मुझे आप एक चीज बताएं, अब अभी ले लें आलू के रेट को, देखिए ना, सलमा भट्ट साहबा मंडियों में जाके फोर्स करती कि 8 रुपए किलो से ऊपर आलू ना बिके। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, 30 से 35 रुपए उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है काश्तकार की, ये पैदावारी लागत है उसकी। फिर तो आपको नुकसान है जी बहुत। मैं काश्तकार मरा पड़ा है वहां पे, वेंटिलेटर पे है, खुदा की कसम। मैंने खुद अपना मटर मेन रोड के ऊपर बकरियों को चरवाया है। बकरियां अगर मैं मंडी लेके जाता हूं तो मुझे पैदावार उसके रेट कम मिलता है। मैं जरा आसम रजा साहब साथ हैं जी? जी साथ हैं जी। आसम रजा साहब, एक तो आपने कहा जी ठीक है, इन महीनों में ऐसा ही होता है, स्टॉक खत्म होता है, और जाहिर अब यहाँ पर खालिद खोकर साहब ने बताया है कि जनाब पहले जो है अब जो पैदावार हुई है वो बहुत कम हुई है, यानी कि पहले की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम पैदावार हुई है गंदम की। तो फिर आगे अगले आने वाले दिनों में तो जब जो नया स्टॉक मिलना तो उसमें तो जो है वो आपको मसाइल होंगे। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले साल जिस तरह 1800 से 2200 गंदम बिकी जी, इस दफा 2800 से 3200 खालिद साहब कह रहे हैं कि बिकी। दैट मीन्स के वो राइज आया, लेकिन उस टाइम पे जो कम रेट मिला उस वजह से लोगों ने खाद नहीं डाली। अगर रेट प्रॉपर मिला होता तो इस दफा खाद डालने के बाद पर एकड़ यील्ड जो कम हुई वो ना होती, और जब वो ना होती तो जो अभी ये शॉर्टफॉल जैसा खालिद भाई ने कहा कि 30 लाख टन का है, शायद फिर ये शॉर्टफॉल ना होता, हम सरप्लस में होते। तो अभी असेसमेंट होगी अगले महीने प्रॉपर, खालिद साहब के फील्ड के हैं, उनके बाद बेहतर आदाद शुमार है। इसमें कोई शक नहीं कि पर एकड़ यील्ड जो सी है वो ओवरऑल कम बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट क्या शॉर्टफॉल होगा, मुल्क की जरूरत से कितनी कम है, उसका तखमीना या अंदाजा आप समझ लें कि जून एंड में लगेगा कि एग्जैक्ट ये फिगर है। मुल्क में पास्को की या जो गंदम पड़ी हुई है पास्को की, उसके बाद हमें कितनी जरूरत है, अगर इम्पोर्ट करनी हुई तो कितनी करनी पड़ेगी, या जो क्रॉप साइज अभी आई है उसके मुताबिक हमारी पूरी हो जाएगी,
या हमें मंगवानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हुकूमती पॉलिसी बेहतर करने की जरूरत है इन तमाम मामला के ऊपर के नहीं? एक मुस्तकिल पॉलिसी, जिस तरह इस दफा अभी 3500 रुपये रेट को कहा गया, अगर पिछले साल इंश्योर किया जाता और किसान ना मरता तो किसान डेफिनेटली अपने बड़े दिल के साथ गंदम लगाता, और गंदम लगाने में ये होता कि पूरी तरह वो खाद शाद जो उसकी लवाजमात है वो पूरे करता। जब वो चीज़ें अपना पूरी होती, खादें पूरी मिलती, पानी पूरा लगता, तो फिर डेफिनेटली आगे से उसका फल भी उस तरह आता, फसल भी पूरी आती। तो ये तो एक पॉलिसी का फुकदान तो है। इसी वजह से पिछले साल हम मिल के फार्मर के साथ, तालुका के साथ ये एक चलाते रहे कि गंदम किसान को रेट पूरा दिया जाए ताकि गंदम लगाए किसान। अगर गंदम किसान नहीं लगाएगा तो दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ा करेगी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आई, लेकिन इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो इस दफा तो ऐसा नहीं होगा कि एक मरतबा फिर इंपोर्ट करनी पड़े? देखिए, अगर शॉर्टफॉल आया तो डेफिनेटली जो तखमीने के बाद, अंदाजे के बाद, वो अगर शॉर्टफॉल हुआ तो 10-20 लाख टन का, तो इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी जितनी जरूरत है 30 लाख का 3 करोड़ टन अगर हमें चाहिए, तो अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर नहीं होगी। लेकिन जो इस टाइम तक रिपोर्ट्स हैं 5-7 मन या 8 मन फी एकड़ अगर कमी नोट हो रही है तो वो बड़ा इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए ये जून वुड बी द राइट टाइम टू एस्टिमेट के हमें जरूरत है या नहीं। ठीक है, जून के बिल्कुल अंदर हम ये बात कर पाए। ठीक है। आसिम रजा साहब साथ ही रहिएगा। अशरफ मताज साहब, अब यहाँ पर किसान वो परेशान है, वो भी खुश नहीं है। फ्लोर मिल से बात कर ली, उनके भी ज़ाहिर है उनके भी मसाइल हैं, और हुकूमत ख़रीदना नहीं चाहती। ठीक है, तो फिर ये सारा कुछ कौन हो रहा है, किसको ये इसमें फ़ायदा है? कोई भी खुश नहीं है। और कि ये किसान और ये जिनका नाम ही किस दौर में खुश हुए, कोई दौर बता दें जरा मुझे। कोई कभी आपने इतने प्रोग्राम वो किए, देखे ना माजी में भी करते रहे। नहीं, मुझे ये बताएं, सवाल मेरा ये कि अगर कुछ इनको प्रॉफिट हुआ हो तो फिर कुछ ना कुछ तो ये बात करें ना। अब तो ये तो कह रहे हैं कि हमें जो लागत आती उससे भी जो है वो, मैं नहीं चाहता कि वो लागत से कम बिके। मैं ये कहता हूं कि ये किस दौर में खुश है, जब 2200 रुपये मन कनक सरकारी था कनक का। मैं ये कहता हूं 3900 पे लेके गए, वो पैसे किधर गए यार? वो किसको गए? किसको? काश्तकार को नहीं गए वो पैसे उस वक्त का। ये 2200 था ना, तो उसके ऊपर इखराजात डालते 25। मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन पहले बात मुकम्मल कर लें जी। वो 2200 रुपये में उसके इखराजात डाल लेते, जितना महंगी हुई थी उसके ऊपर प्रॉफिट डाल लेते। 3000 से ऊपर नहीं बनती वो गंदम। 3900 रेट रखा सरकार ने, 900 रुपया मार दिया, ऊपर चढ़ा दिया गरीब के। एक फैक्ट्री वर्कर जो है उसके बच्चों के ऊपर, हमारे जैसे आप जैसे जो मुलाजिम पेशा अफराद है उनके ऊपर। इन्होंने तो गंदम रख भी लेनी होती खाने के लिए, हम तो रख भी नहीं सकते ज़्यादा, हमारे पास पैसे हैं कोई इतने। ये कहते हैं जागीरदार ना कहे, क्या कहें? जिसकी 3000 एकड़ की जगह ज़मीन हो उसको क्या किसान कहें, काश्तकार कहें? वो जागीरदार नहीं होगा। 2-2 एकड़ ज़मीन हो, 1000 एकड़ ज़मीन हो, वो भी कहता है जी मुझे जागीरदार ना कहें, मुझे काश्तकार कहें, किसान कहें। मतलब ये कोई तुक नहीं बनता। बात ये है कि ये जो माजी में करते रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2200 थी तो इनको चाहिए था ना गवर्नमेंट के साथ बैठते, कहता नहीं यार 3000 से ऊपर नहीं बनता, अब सारा प्रॉफिट भी डाल लिया सब कुछ, अब 3000 इसका रेट रखें। 3900 कहते हैं नहीं गुजारा होता, ये भी कम है, ज्यादा करें जी 4500 करें, और ले गए 4500 के ऊपर। ये फिर जो भी है इन्होंने बेची, जिन्होंने भी रखी, बीच में मिडल मैन पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। अब तो मिडल मैन नहीं है ना, अब तो गवर्नमेंट डायरेक्ट खरीद रही है। मिडल मैन जिस तरह इन्होंने कहा है तो वो कौन लेके गया? वो वहां पे सुबह सिंध में ले गया या केपी में ले गया, कौन लेके गए? वो आम बंदा लेके गया होगा। लेकिन इनके काश्तकार तो नहीं ना, वो नहीं, आम बंदा लेके गया होगा। ये बड़े जागीरदार और उनके साथ मिले हुए लोग होंगे जो लेके गए, जो इनको ये उनको तरकीबें बताते हैं, ये इनको बताते हैं। कभी गरीब के बारे में, फैक्ट्री वर्कर के बारे में, उसके बच्चे के बारे में इन्होंने सोचा कभी? हम किधर जाएं, आप किधर जाएं? ये कैमरा मैन है, ये बेचारे किधर जाएं? हम किसको बात सिखाएं माँ को? हमने भी गंदम खानी, हमारे बच्चों का और क्या है? हमारे पास और क्या है बताएं? हमारे बच्चों की यश ये है कि 2 से 3 रोटियां खा लेंगे तो बेचारे खुश हो जाते हैं, क्या रज के रोटी मिल गई है। तो इनके बच्चे तो भाई बाहर पढ़ते हैं इंग्लैंड में, ये खुद है, ये रंग इनके देखे 2200 में जब आपने रेट उस वक्त हुआ तो काफी प्रॉफिट आपने कई सालों का कमा लिया होगा उस वक्त, तो अब फिर रोना क्या? देखिए, पहली चीज तो ये है कि
हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे गुफ्तगू करते हैं जिनको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का नॉलेज ही नहीं होता कि रेट क्यों बढ़ाया गया था, 2200 से 3900 क्यों किया गया था। जब 2200 से 3900 किया गया था तो डीएपी हमारी 4000 से उठ के यकदम 12000 पे चली गई थी। बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे से उठ के उस वक्त 40 रुपए पे चला गया था। यूरिया का रेट 2000 से उठ के 3600 पे चला गया था। ठीक है जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी थी और हुकूमत ने जो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी उस साल वो 3410 रुपए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली थी, प्रॉफिट के साथ 39 रुपए रेट बनाया। मैं अब आपको बताऊं कि पाकिस्तान को उसका फायदा क्या हुआ। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसके बाद जब रेट नहीं मिला तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। ठीक है ना जी, ये लोग जो काश्तकारों से नफरत करते हैं ना, मैं उनको ये बताना चाहता हूं। मैं खुद काश्तकार का बेटा हूं जाई। मैं खुद मेरी बात एक मिनट, मेरी बात सुनो, एक्सपीरियंस रखते हैं ये 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे कह रही कार्ड ऑफ प्रोडक्शन ना निकालें। आप मेरी बात सुने पहले। चलो सुनाए। पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि जिस साल हमें 3900 रेट मिला, हमने अगले साल पाकिस्तान में ज़राअत की ग्रोथ थी 6.25। हमने इन्वेस्ट किया अगली फसलों के ऊपर, हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। काश्तकार के पास 4 पैसे आए, उसने अगली फसलों पे इन्वेस्टमेंट की। अब मैं नुकसान बताता हूं। जब हमें रेट 1800, 1900, 2000 रेट मिला, पता है ग्रोथ क्या? ये -13.49। ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ में आपको आबादी में कितनी बढ़ा रहे हैं, ये ग्रोथ आई। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट भी मैं आपको बता दूं, आपके $6 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिसिट बढ़ा है। चावल आपका $4 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा था, वो $1.8 बिलियन पे आ गया। कॉटन की इंपोर्ट पे $2 बिलियन का इजाफा हो गया। 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आ गई, 90% मिर्च के एक्सपोर्ट में कमी आ गई, 42% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई। इस मईशत को वो धचका लगा इस गंदम की वजह से, काश्तकार को रेट ना मिलने की वजह से, क्योंकि काश्तकार आगे जाके बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना कर सका। उसके पास पैसे नहीं थे, वो खादों का, फास्फोरस खादों का इस्तेमाल नहीं कर सका। अब मैं टेक्निकली आपको बता दूं, दुनिया में क्या है कि जहां 2 बैग यूरिया इस्तेमाल हो, वहां एक डीएपी होता है, एक पोटाश होता है। ये इसको कहते हैं बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते, हम 68 लाख टन यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें चाहिए 34 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करें, वो हम 12.5 लाख टन इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटाश 34 लाख टन करनी चाहिए, हम 34 लाख के अगेंस्ट 1.5 लाख टन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हमारी पर एकड़ पैदावार कम है। फिर हम दुनिया के उस खित्ते में रहते हैं जहां हद से ज्यादा गर्मी है। ये गर्मी किसी और के पास नहीं है। पानी की शॉर्टेज है इस वक्त, ऑर्गेनिक मैटर हमारा जमीन में 0 हो चुका है। हम ऐसे पाकिस्तानी तो सोचते नहीं है, हमारा तो ये है काम तनकीद करना, 3400 हो गया, 3600 हो गया, फलां हो गया। किसी ने कभी बैठ के ये सोचना, इस पर टेक्निकल सेशन पे कभी बात ही किसी ने नहीं की कि हम किस नहज में आगे जा रहे हैं, हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना है, फूड सिक्योरिटी को कैसे सिक्योर करना है। अब मैं आपको बता दूं, हमें पता नहीं होता रेट क्या मिलना है। हमारे दुश्मन मुल्क में जो हमने अभी गंदम काश की है ना, 2025 में काश की है और 26 में उसको हार्वेस्ट किया है। इंडियन काश हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को 2024 अगस्त 2024 में इस गंदम का रेट बता दिया गया था। अच्छा, जिस साल हमें 3900 रुपए रेट मिला है, इंटरनेशनल रेट क्या था, 5000 से ऊपर था उस वक्त दुनिया में, 5-6 हजार रुपए रेट था उस वक्त। हमें उस वक्त भी इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से कम रेट मिल रहा था। लेकिन तनकीद जहां पे जागीरदार एक सोच है, पाकिस्तान पंजाब में कौन सा जागीरदार, कितने जागीरदार रह गए हैं? और भाई 95% तो आपके 12.5 एकड़ से कम है। यहाँ पे धक्के खा रहे हैं वो बेचारे, उनके घर के हालात ठीक नहीं है, उनके खेत के हालात ठीक नहीं, बच्चों की तालीम के हालात। चले इनसे पूछिए कितनी काश्त करते हैं, जमीन कितनी काश्त करते हैं, इनसे पूछ लें। मैं बता देता हूँ, मेरी जाती जमीन 40 एकड़ है जी। मेरे जो दादे से मुझे मिली थी, मैं एक मरले का उसमें इजाफा नहीं कर सका। टोटल कितनी काश्त करते हैं वो? मैं 1200 एकड़ काश्त कर रहा हूँ ठेके पे लेके। और नहीं ठेके पे लेके काश्त कर रहे हैं ना, तो फिर ये मुझे ये बताएं, आज तक इन्होंने कारोबार भी छोड़ के और क्यों नहीं कर लिया? इतना ही घाटा पड़ रहा है, हर साल घाटा पड़ जाता है, तो फिर ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं? फिर इनकी जमीन तो जो है ना, वो तो काश्त नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर रखेंगे। फिर सुन ले, और मेरी बात सुन ले, ये कहते हैं नहीं, एक लफ्ज में, मुझे भी मौका देना, एक लफ्ज मैं सुना ना, ये 22%, 19 से 22% जीडीपी में हिस्सा है इनका। ये टैक्स कितना देते हैं जी? इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। बात करते हैं ये जी, हम जो बड़ा ऐसे करते हैं, ये करते हैं।
अभी रिसेंटली पंजाब असम्बली के अंदर एक इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे पंजाब वाले के जरी टैक्स दे IMF को, ये मुतालबा था, वो जनाब एक ही ऐसे ही करके उन्होंने सारा फारग कर दिया। उन्होंने कहा जी टैक्स का मामला जो सिर्फ असम्बली लगा सकती है, सारे मुल्कों में टैक्स लिया जाता नहीं लिया जाता। जी खालिद साहब 30 सेकंड में आप भी जवाब दें, फिर कितना इनकम टैक्स देते हैं जरा ये बता दें। पहली बात तो यह है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स, मेरी 50,000 तनख्वाह है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। मैं बिल भी देता हूँ, बिजली के भी देता हूँ, सारे देता हूँ। बहुत शुक्रिया। इनके सोलर पे ट्यूबवेल चलते हैं। और ये बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, खालिद महमूद खोखर साहब, अशरफ मेहताब साहब और आसम रजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये मामला है इस वक्त जो है वो लगता तो ऐसी है कि अगले आने वाले दिनों में एक बहरान होगा आटे का, चूँकि जो मामला डिस्कस किए हैं उसके ऊपर तो यही लग रहा है। बहरहाल देखते हैं हुकूमत कैसे से कंट्रोल करती है। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।